बच्चों, आज हम कार्बन तथा उसके यौगिक के क्लास 10th का जो कार्बन और यौगिक है उसी चैप्टर की हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो सूत्र हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन बिंदु के रूप में हमें प्रदर्शित करना। हमने देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की यानी कार्बन की जो परमाणु संख्या कितनी है आपकी 6 है। तो इसी प्रकार का जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन के रूप में आ जाएगा आपका क्या, 2 यहाँ पर रहेगा, 2 यहाँ पर रहेगा। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की जो बिंदु संरचना है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये 2 इसके आएंगे, 2 इसके आएंगे। इस प्रकार से बिंदु संरचना के रूप में यहाँ पर दर्शाएगी। ये आप ध्यान से देख लेंगे यहाँ पर बिंदु संरचना की कैसे होती कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। सल्फर की यहाँ पर बिंदु संरचना दी है। सल्फर है जो सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत में लिखा है कि सल्फर है, सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े हों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सल्फर की परमाणु संख्या होती है वो होती है 16। तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी 2 8 8 होती है। मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आखिरी कोष है जो यहाँ पर पहले में आएगा 2, फिर आएगा 8, फिर आखिरी में जो बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या, इसकी संयोजकता हो जाएगी 2, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन त्यागने से बेहतर है कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर ये द्वि के साथ 2 आबंध बनाएगा, यहाँ पर द्विआबंध। ठीक, आगे देख लेते हैं। पेंटेन के लिए आप कितने समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। जो पेंटेन है, पेंटेन के लिए आप कितने समावयव संरचनात्मक समावयवों का चित्रण कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा पेंटेन के लिए 3 संरचनात्मक समावयव का चित्रण संभव है, जिसे निम्न आकृति में दर्शाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। पेंटेन की जो संरचना दी है, पेंटेन की संरचना, पेंटेन का सूत्र क्या होता है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। पेंटेन का सूत्र जो यहाँ नहीं दिया है तो यहाँ पर देख लो, हम यहीं पर बता देते। पेंटेन है, यहाँ पर होता है C5H10, अर्थात हाइड्रोजन हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, और जबकि कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 होगी। एक कार्बन 2 3 4 5, और जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात पेंटेन हो जाएगा C5H12 हो जाएगा, सॉरी C5H12। ये क्या हो जाएगा आपका पेंटेन या एल्केन के अंतर्गत आता है। एल्केन का सूत्र क्या होगा, CnH2n+2, ये एल्केन के अंतर्गत आता है, +2 है यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा एल्किन। यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल पेंटेन का सूत्र है यानी संरचना समावयव है। ये नियोपेंटेन है, नियोपेंटेन की संरचना आप देख सकते हैं एक सीढ़ी नुमा होती है। और आइसोपेंटेन जो होता है, आइसोपेंटेन की संरचना इस प्रकार की होती है, बिथरा होता है उसमें आइसोपेंटेन में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन कौन से हैं जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन युग्मों की विशाल संख्या दिखाई देती है। कार्बन की बात करें तो कार्बन के 2 गुणधर्म निम्न हैं जिसके कारण चारों ओर कार्बन युग्मों की विशाल संख्या दिखाई देती है। पहला गुण होता है श्रृंखलन। कार्बन का पहला गुण क्या होता है, श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन जिसे हम कैटेनिलेशन कहते हैं। जैसे कि कार्बन है, कार्बन में कार्बन की दूसरे परमाणु, कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की जो क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण के कारण सीधी श्रृंखला, शाखा श्रृंखला तथा वलयाकार श्रृंखला द्वारा बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। किस प्रकार की श्रृंखला में, एक तो सीधी श्रृंखला भी बना लेता है कार्बन, शाखा वाली श्रृंखला भी बना लेता है, और वलय भी बना लेता है, वलयाकार श्रृंखला भी बना लेता है। कौन, कार्बन। अर्थात कार्बन है जो कार्बन में कार्बन के दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की जो क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इसी गुण के कारण इसकी जो श्रृंखला होती है सीधी भी होती है, शाखावारी भी होती है, और साथ ही साथ वलयाकार भी होती है। अब कार्बन है जो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। हम लिख सकते हैं, दूसरा गुण है इसका कार्बन की चतुसंयोजकता, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है। इसमें क्या है, 4 अन्य कार्बन परमाणु या कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की क्षमता होती है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन, अनेक तत्व ऐसे हैं जो कार्बन के क्या बनते हैं, युग बनते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप कार्बन युग की संख्या विशाल है। कार्बन युग किसके साथ मिलकर कार्बन युग बनाता है, जैसे कि हाइड्रोजन है, सल्फर के साथ भी कार्बन बनता है, क्लोरीन अभिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ भी, और साथ ही साथ में ऑक्सीजन के साथ भी। ये क्या बनाता है, कार्बन के युग बनते हैं। ठीक, साइक्लोपेंटेन की बात करें, साइक्लोपेंटेन का हमें सूत्र देखना है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखना है। साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन का सूत्र होता है C5H10। कितना होता है, C5H10 है जो साइक्लोपेंटेन का सूत्र। इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर नीचे दी हुई है, स्पष्ट तौर पर इसको देख लेना। ये है आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कार्बन C5H10 है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। ठीक, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी कितनी, 10। ये हो गई आपकी साइक्लोपेंटेन की संरचना। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चित्र बनाना है, निम्नलिखित संरचनाओं को चित्रित करना है। ठीक,
यौगिकों को। यहाँ पर क्या लिखा है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल ये दिया हुआ। एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल की जो संरचना यहाँ पर है, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 1 2 3 है, और कार्बन की संख्या कितनी, कार्बन की संख्या 1 2 है। ठीक, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो, और साथ ही साथ ऑक्सीजन की संख्या कितनी, एक जो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड के, ये सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक, तो ब्रोमोपेंटेन को देख लेते हैं। ब्रोमोपेंटेन जो होता है, ब्रोमोपेंटेन की संरचना में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये रखा है ब्रोमोपेंटेन। ठीक, ब्रोमोपेंटेन का सूत्र होता है C5H11, और साथ ही साथ लगा होता है पीछे ब्रोमीन। तो ब्रोमीन यहाँ अटैच है सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर नीचे है, यहाँ पर भी है। कार्बन की ये जो संख्या, कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 है। ठीक, ये होगा आपका क्या, ब्रोमोपेंटेन। ये नियोपेंटेन के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं, या ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन में जो आपका लगता है ON लगा होता है आखिरी में, अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है, ON लगा होता है, ON या नॉन भी यहाँ पर बोल सकता है। तो ये क्या है, ब्यूटेनॉन के अंतर्गत आता है। ब्यूटेनॉन की संरचना आपने यहाँ पर देख ली। ब्यूटेनॉन का जो सूत्र होता है C2H5COCH3, ये ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन का सूत्र है। ठीक है, अब हेक्सेनॉल की बात करें। हेक्सेनॉल का सूत्र है CH5H11CHO, ये क्या है, हेक्सेनॉल का सूत्र है। हेक्सेनॉल की संरचना भी देख सकते हैं। हेक्सेनॉल की संरचना यहाँ पर कार्बन देख लेते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ब्रोमोपेंटेन में संरचनात्मक जो ब्रोमोपेंटेन है, इसी का आखिरी क्वेश्चन है, ब्रोमोपेंटेन की संरचनात्मक समावयव संभव है इस प्रकार। ब्रोमोपेंटेन के समावयव कितने संभव है देख सकते हैं, ये दिए हैं ब्रोमोपेंटेन के समावयव। ये दिया है पहला ब्रोमोपेंटेन, फिर दिया है दूसरा ब्रोमोपेंटेन, तीसरा यहाँ पर ब्रोमोपेंटेन दिया है। ये सूत्र की संरचना आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको याद भी रखना, और एक बार देख लो तो वो याद हो जाएगी, नहीं तो बार बार बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर इनका नामकरण लिखना है। इसका ब्रोमो हो जाएगा, ये यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, ब्रोमो एथेन। एथेन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर CH2 है। ठीक है, ब्रोमो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ Br आखिरी में दिया है। मेथनॉल की बात करें, मेथनॉल क्या होगा, मेथनॉल में यहाँ पर क्या है, COH, यहाँ पर क्या है, COH एक प्रकार से अनुलग्न के रूप में यहाँ पर दिया गया है। और देख लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा है, तो क्या हो जाए, एक हेक्साइन क्या हो जाएगा, एक हेक्साइन के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। हेक्साइन को देख लेते हैं। हेक्साइन में क्या होगा, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होगा और हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड का उपयोग किया जाएगा। और यहाँ पर सूत्र क्या होगा, कार्बन 1 2 3 4 5 6, कार्बन 6 हो जाएंगे। साथ ही साथ हाइड्रोजन की बात करें, 4 4 दूनी 8 और 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन की, मतलब 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। एथेनॉल है, जो एथेनॉल की अभिक्रिया करा लेते हैं हम। एथेनॉल को देखते हैं। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। किसे, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनीट, क्षारीय जो पोटेशियम परमैंगनीट है तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल से ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये प्रारंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीकारक अभिक्रिया भी कहते हैं। एथेनॉल की बात करें, एथेनॉल में CH3CH2OH एथेनॉल का सूत्र है। एथेनॉल का सूत्र क्या है, CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। जब हम इसको हम पोटेशियम, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर ऊष्मा, तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर भी ऊष्मा देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, एथेनोइक अम्ल मिलता है CH3COOH के रूप में। ठीक, कब, जब हम एथेनॉल को उत्प्रेरक के रूप में पोटेशियम परमैंगनेट या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं और ऊष्मा देते हैं, तब हमें क्या मिलता है, एथेनोइक अम्ल मिलता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का जो दहन होता है वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। हम जानते हैं कि वायु में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो होती है 21%, अतः ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति के कारण एथाइन का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण कज्जली ज्वाला जो छोटी फ्लेम निकलेगी, साथ ही साथ कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। जबकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मिश्रण के साथ जो होता है, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन मिश्रण के साथ पूर्ण दहन के कारण स्वच्छ नीली ज्वाला तथा अधिक ऊष्मा निकलेगी, जो धातुओं को गलाकर वेल्डिंग करने में आवश्यक होती है। अर्थात यहाँ पर सीधी सी बात देख लें, ऑक्सीजन है, मिश्रण के साथ पूर्ण दहन के कारण स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न करती है, और साथ ही साथ में अधिक ऊष्मा भी निकलती है, जो धातुओं को गलाकर वेल्डिंग करने में आवश्यक ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक,
इथाइन का क्योंकि अपूर्ण दहन होता है जिसके कारण कजलीय ज्वाला उत्पन्न निकलेगी और कम ऊष्मा उत्पन्न होगी। जबकि ऑक्सीजन का जब हम उपयोग करेंगे तो ऑक्सीजन मिश्रण के साथ जो पूर्ण दहन होगा तो स्वच्छ नीली ज्वाला निकलेगी, अधिक ऊष्मा निकलेगी, जो धातुओं को क्या करेगी, गलाएगी और वेल्डिंग करने में आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। ठीक, आगे देखते हैं 83 पेज में क्या लिखा है। प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। यहाँ पर हम अंतर देख लेते हैं। अम्ल का जो परीक्षण है, अम्ल का परीक्षण कर लेते हैं। अम्ल का परीक्षण एसिड टेस्ट 2 प्रश्नाली हैं जो ए तथा बी लीजिए। एक में एल्कोहल तथा दूसरे में कार्बोक्सिलिक अम्ल डालिए। ठीक, अब दोनों प्रश्नालियों में 1 चम्मच भरकर सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम कार्बोनेट डालिए। जिस प्रश्नाली में तेज बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसमें आपको पता चल जाएगी यहाँ पर ये क्या है, अम्ल है। कब तेज बुदबुदाहट के साथ ऊष्मा निकले और ऊष्मा भी निकले तो और साथ ही साथ कौन सी गैस निकले, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि वो जो विलयन है वो क्या है, अम्लीय है। अब एल्कोहल परीक्षण की बात करें तो एल्कोहल का जो परीक्षण है वो कैसे किया जाता है। शाम के 4 एल्कोहल का जो परीक्षण होता है यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक प्रश्नाली ए में हम 3 ml एथेनॉल लेते हैं और 5% क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट में 1-1 बूंद डालते हैं। जल है जो जल ऊष्मा के साथ गर्म करने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो हो जाता है गायब हो जाता है, परंतु यही क्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ करने पर रंग अपरिवर्तित होता है। जब हम यही क्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ करते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात अपरिवर्तित रहता है। एल्कोहल का परीक्षण फिर से देख लें। एक प्रश्नाली में अपन क्या करें, 3 ml एथेनॉल लें और उसमें 5% है जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, उसमें 1-1 बूंद डालने का है कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की 1-1 बूंद डालने हैं। और जब जल ऊष्मा के रूप में गर्म करें, जब जल को अपन गर्म करें, ऊष्मा के रूप में गर्म करें तो पोटेशियम परमैंगनेट का रंग गायब हो जाते हैं। गर्म करा था तो अपन गर्म करें में क्या हो जाता, पोटेशियम परमैंगनेट हो को रंग का हो जाता, गायब हो जाता। परंतु यही क्रिया जब हम एथेनोइक अम्ल के साथ करते हैं तो उसको रंग का होता है अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात उसको रंग नहीं बदलता। ठीक, आगे देख लें। ऑक्सीकारक क्या है। ऑक्सीकारक की बात करें, ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सीधी सी बात कही जाए, ऑक्सीकारक वे हैं या वे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन को हटाकर उपचयित करते हैं। हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और उपचयित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पोटेशियम क्रोमेट और साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखा, पोटेशियम डाइक्रोमेट तथा पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं जो एथेनॉल को ऑक्सीजन प्रदान करके एथेनोइक अम्ल बनाते हैं। क्या करते हैं, एथेनॉल को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और क्या करते हैं, एथेनोइक अम्ल में बदल देते हैं। ठीक, ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। कौन कौन से ऑक्सीकारक में, एक तो हो गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक, ऊष्मा के साथ ये अभिक्रिया करते हैं, याद रखना। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा है, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। नहीं, क्योंकि डिटर्जेंट है जो अपमार्जक कठोर जल तथा मृदु जल दोनों के साथ आसानी से क्या करता है, झाग बनाता है। अर्थात जल में जो कठोरता की पहचान इससे संभव नहीं है, क्योंकि यह कौन अपमार्जक है, जो कठोर जल हो चाहे आपका मृदु जल हो, दोनों के साथ क्या करता है, यहाँ पर एक झाग उत्पन्न कर देता है। प्रश्न अपन देख लेते हैं प्रश्न सेकंड में क्या लिखा है, लोग विभिन्न प्रकार के कपड़े धोते हैं। सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़ों के पत्थर से पीटते हैं, पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रश से रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में से कपड़े रगड़ते हैं। साफ करने के लिए उन्हें रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। देख लेते हैं। जो साबुन के अणु हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। जो साबुन के अणु हैं लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का जो आयनिक भाग होता है वो क्या होता है, जल में घुल जाता है, जबकि कार्बन श्रृंखला जो होती है तेल में घुल जाती है। इसी प्रकार साबुन के जो अणु होते हैं मिसेली संरचना का निर्माण करते हैं। अणु का एक सिरा जो होता है तेल कण की ओर होता है। जो अणु का एक सिरा होता है वो किसकी ओर होता है, तेल कण की ओर होता है, तथा आयनिक सिरा जो होता है, आयनिक सिरा किसकी ओर होता है, बाहर की ओर होता है, जिसके कारण क्या बनता है, इमल्सन बनता है। जो आयनिक सिरा होता है बाहर की ओर, जो उसकी जो पूंछ होती है वो होती है एक अणु की ओर, तेल के कण की ओर होती है। ठीक, जब हम कपड़ों को क्या करते हैं, पटकते हैं, रगड़ते हैं, डंडे से पीटते हैं, तो तेलिया या ग्रीस जो मैल होता है, मैल से युक्त मिसेल जो होते हैं कपड़ों से हटकर पानी में क्या करते चले जाते हैं, तथा साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलने में मदद करता है। साथ ही क्या हो जाते, कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखना। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न में क्या लिखा है, इथेन है, इथेन का जो आणविक सूत्र है C2H6, इसके साथ जो बंध है वो कितने हो जाएंगे, 7 संयोजक बंध होंगे। इसके कितने होंगे, 7 संयोजक बंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ब्यूटेनॉन है जो चतुर कार्बन यौगिक है
जिसका प्रकार्यात्मक समूह जो होगा कीटोन होगा, आखिरी में क्या होना चाहिए, ON लगाया होना चाहिए, क्यों, ब्यूटेनॉन के साथ में। ये प्रक्रियात्मक समूह है, किसकी पहचान क्या है, कीटोन, अर्थात नॉन लगा होना चाहिए, ऑन लगा होना चाहिए। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, खाना बनाते समय यदि बर्तन है जो बर्तन की तली बाहर से काली हो जाए तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि जो ईंधन है पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा नहीं लिख लेना, यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक, यदि खाना बना रहे हैं और खाना बनाने में अपन बर्तन की तली जल रही है तो इसको अपन कह सकते हैं भाई इसमें क्या है, ईंधन है जो ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। ठीक है, कार्बन की यहाँ पर ईंधन की क्षति हो रही है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर सहसंयोजक आबंध की प्रति को समझाना है। अर्थात CH3Cl में 3 एकल बंध कार्बन हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच जुड़े होते हैं, एक एकल बंध कार्बन तथा क्लोरीन के बीच होता है। इस तरह कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है तथा प्रत्येक हाइड्रोजन की बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तथा क्लोरीन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। अतः इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजक आबंध बनता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे से साझेदारी करते हैं, तब वहां पर क्या बनता है, सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। ठीक, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दी हुई है CH3 के साथ, ये कार्बन है CH3Cl के साथ। ठीक है, ये आप इलेक्ट्रॉन संरचना में यहाँ पर साझेदारी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना को यहाँ पर दर्शाना है। एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र यहाँ पर ए दिया है, ए है इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना। ए यहाँ पर क्या है, ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोपिनोन की संरचना है, प्रोपिनोन को आप देख सकते हैं इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है। और यहाँ पर F2 के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, ए हाइड्रोजन सल्फाइड, ए है प्रोपिनोन, और यहाँ पर F2 ए दिया है, F2 इनकी संरचना है। ठीक, आगे देख लेते हैं समजातीय श्रेणी क्या है, इसको उदाहरण बताना है। समजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी जिसकी संरचना तथा रासायनिक गुणों में समानता हो तथा किन्हीं दो लगातार यौगिकों के बीच CH2 इकाई या आणविक द्रव्यमान 14 U का अंतर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो CH2 का अंतर होता जाता है समजातीय श्रेणी में, अर्थात जो 14 परमाणु होते हैं इनका द्रव्यमान का अंतर होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं समजातीय श्रेणी की बात करें। समजातीय श्रेणी को एक खास सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। समजातीय जो श्रेणी होती है, समजातीय श्रेणी को एक खास सामान्य सूत्र के द्वारा क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। इसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे कि CH3OH ये एल्कोहल को प्रदर्शित करता है, C2H5OH को प्रदर्शित करता है, OH मतलब एल्कोहल को प्रदर्शित करता है, CH3H7OH ये भी एल्कोहल को प्रदर्शित करता है, और C4H9OH रासायनिक गुणधर्म है, यह भी एल्कोहल को प्रदर्शित करता है। अत्यधिक समानता तथा इसमें CH2 का अंतर है। और यहाँ पर OH प्रक्रियात्मक समूह, OH प्रक्रियात्मक समूह का मतलब क्या है, एल्कोहल के समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें अर्थात इन्हें एल्कोहल का जो सूत्र होता है, एल्कोहल का सूत्र CnH2n+1 OH यहाँ पर सामान्य सूत्र के रूप में लिखा जाता है। ठीक, OH क्या है, प्रक्रियात्मक समूह है एल्कोहल का। आगे देख लेते हैं भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल में क्या करना है, यहाँ पर अंतर को हमें व्यक्त करना है। भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुण है जो भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। एथेनॉल होता है, एथेनॉल का सूत्र है C2H5OH। क्या है, एथेनॉल है, एथेनॉल का जो सूत्र होता है C2H5OH है। एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक कितना होता है, इसका होता है 351 केल्विन। क्या होता है, 300, एथेनॉल है, एथेनॉल का जो क्वथनांक होता है 351 केल्विन है, और इसका गलनांक 156 केल्विन है, जिसका गलनांक है जो कितना, 156 केल्विन। ठीक, एथेनॉल है जो, एथेनॉल एक विशिष्ट गंध होती है। एथेनॉल की क्या होती है, एक विशिष्ट गंध होती है। एथेनॉइक अम्ल की बात करें, एथेनॉइक अम्ल का जो गलनांक होता है 391 केल्विन होता है। एथेनॉइक अम्ल है, एथेनॉइक अम्ल का जो गलनांक होता है 391 केल्विन है। एथेनॉइक अम्ल का जो सूत्र है CH3COOH। एथेनॉइक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH एथेनॉइक अम्ल का सूत्र है। एथेनॉइक अम्ल का गलनांक है 291 केल्विन, और जबकि एथेनॉल का कितना है, 156 केल्विन। और एथेनॉल का क्वथनांक कितना है, 351 केल्विन, और एथेनॉइक अम्ल को क्वथनांक कितना है, 391 केल्विन। एथेनॉइक अम्ल है, एथेनॉइक अम्ल जो होता है गंध इसकी तीक्ष्ण होती है। अब यहाँ पर ये तो देखे अपन ने भौतिक गुणधर्म एथेनॉइक अम्ल और आपके एथेनॉल की। अब यहाँ पर देखेंगे हम रासायनिक गुणधर्म किसके, दोनों के, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल की। यहाँ पर देख लेते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में क्या लिखा है,
अर्थात एथेनॉल है, एथेनॉल के साथ सोडियम कार्बोनेट, एथेनॉल है, जब हम एथेनॉल C2H5OH की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एथेनॉल को जब हम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से अभिक्रिया कराते हैं तो इनके साथ ये अभिक्रिया नहीं होती, जब एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नहीं होती है। एथेनॉल जो होता है लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, यह एक उदासीन पदार्थ है। एथेनॉल है जो लिटमस पत्र पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि एथेनॉल क्या है, उदासीन पदार्थ है। एथेनॉल की बात करें, एथेनॉल है जो पोटेशियम परमैंगनेट के डालने पर, जब एथेनॉल में हम क्या क्या करते हैं, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं तो क्या इसका रंग होता है, वो गायब हो जाता है। एथेनोइक अम्ल की बात करें, एथेनॉल था अभी तक, एक अब देखते हैं एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के विलयन के साथ तीव्र और बुदबुदाहट के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण यहाँ पर होता है। जब एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल को अपन क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन में अभिक्रिया कराती हैं, तब यह तीव्र बुदबुदाहट के साथ बाहर निकलता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। एथेनोइक अम्ल जो होता है यह नीले लिटमस पत्र को लाल रंग देता है। एथेनोइक अम्ल की बात करें, एथेनोइक जो अम्ल होता है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, क्योंकि नीला लिटमस पत्र जो होता है अम्लीय पदार्थ का होता है। एथेनोइक अम्ल की बात करें, एथेनोइक अम्ल में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर क्या हो जाता है, इसका रंग गायब नहीं होता है। ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट को डालने पर इसका एथेनोइक अम्ल का रंग गायब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसाइल का निर्माण क्यों होता है। साबुन के अणु दो भागों, साबुन के जो अणु हैं इसके दो भाग होते हैं। एक होता है आपका कौन, लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, एक क्या होती है, जल रागी होती है। अर्थात हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। साबुन अणु की बात करें, जो साबुन अणु है, साबुन अणु के दो भाग हैं, कौन कौन से, एक होता है लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ, इसे हम क्या कहते हैं, जल विरागी सिरा कहते हैं, जो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, विलय होता है। कौन सा, जल विरागी सिरा जो होता है हाइड्रोकार्बन विलय होता है, इसकी लंबी हाइड्रोकार्बन वाली पूंछ होती है। छोटा आयनिक सिरे की बात करें, छोटा आयनिक सिरा जो होता है जल रागी सिरा होता है, ये क्या है, तो जल में विलय होता है, इसे जल रागी सिरा कहा जाता है। छोटा जो आयनिक सिरा होता है वो जल रागी होता है, क्योंकि वह जल में क्या होता है, विलय होता है, जल में घुलनशील होता है। कौन, छोटा आयनिक सिरा। यहाँ पर साबुन की बात करें तो साबुन का जो आयनिक सिरा है ये जलरागी सिरा है, ये छोटा भी होता है, ये जलविरागी सिरा जिसे पूंछ कहते हैं, ये साबुन की संरचना है। ये क्या है, जलरागी सिरा है, जो क्या है, जल में घुलनशील होता है। ये है जलविरागी सिरा, जो पूंछ होती है मिसेल या तेल की बूंद के साथ क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। आगे देख लेते हैं। साबुन के जो अणु होते हैं, साबुन का आयनिक भाग जल में घुल जाता है, जो छोटा अणु होता है, ठीक है, साथ ही जल के अंदर होता है। ये क्या होता है, जल के अंदर भी होता है, जबकि लंबी हाइड्रोकार्बन वाली जो पूंछ होती है वो होती है जल के बाहर, और जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की तरह होता है। इस संरचना को क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं अपन, मिसेल कहते हैं। ये जलरागी सिरा हो जाएगा साबुन का, ठीक है, ये जलविरागी सिरा हो जाएगा साबुन का, ये पूंछ हो जाएगी, ये क्या है, इसका सिर हो जाए आयनिक सिरा है। ठीक, ये यहाँ पर आप मिसाइल की संरचना देख लेते हैं। यह हाइड्रोकार्बन, ये जो आपकी साबुन है, साबुन के जो अणु की ये पूंछ है, ये क्या करती है, हाइड्रोकार्बन घुलनशील है, जबकि जो आयनिक सिरा है वो तेल है, जो तेल की बूंद के साथ क्या करता है, यहाँ पर घुलनशील होता है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मिसाइल का निर्माण हुआ हमने बता भी दिया है। ठीक, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। कार्बन तथा उसके यौगिक के दहन पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उत्पन्न ऊष्मा को नियंत्रित ढंग से उपयोग किया जा सकता है, इसलिए अधिकतर अनुप्रयोगों के लिए कार्बन तथा उसके यौगिकों को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। कार्बन तथा उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। यहाँ पर लिखा है कार्बन और जो उसके यौगिक हैं दहन पर अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं या ऊष्मा देते हैं। उत्पन्न ऊष्मा को नियंत्रित ढंग से उपयोग किया भी जा सकता है। इसके अधिकतर जो अनुप्रयोग हैं कार्बन तथा इसके यौगिकों के ईंधन के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग का निर्माण को समझाना है हमें। कठोर जल है, कठोर जल में कैल्शियम
मैग्नीशियम के जो सल्फेट या क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं। कठोर जल है, कठोर जल में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट एवं क्लोराइड के घुलनशील लवण होते हैं, जो साबुन से क्या करता, अभिक्रिया कर आघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। इस आघुलनशील पदार्थ या स्कम के कारण झाग आसानी से नहीं बनता। साबुन अधिक मात्रा में क्या करता, इसमें साबुन का अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर क्या लिखा है, कठोर जल है। कठोर जल को जब हम साबुन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें स्कम का निर्माण करना, यानी स्कम का निर्माण होता है। कठोर जल साबुन के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, स्कम का निर्माण करता है, इसलिए इससे क्या है, कपड़े साफ नहीं होते हैं। आप लिटमस पत्र या लाल नीले में साबुन की जांच करना है। हम जानते हैं कि साबुन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्या होता है, लाल लिटमस पत्र में हमें साबुन, यहाँ पर देख लें, थोड़ा सा ये काम नहीं कर रहा, हाँ यहाँ पर देखना, यदि आप लाल लिटमस पत्र या लाल या नीले से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। हम जानते हैं कि साबुन की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। अतः लाल लिटमस पत्र को या नीला कर देता है, जो क्षारीय होता है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या लिखा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में पैलेडियम तथा निकल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन के यौगिकों से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। औद्योगिक अनुप्रयोग की बात करें, औद्योगिक अनुप्रयोग में असंतृप्त वसा जैसे कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी या संतृप्त वसा का निर्माण होता है। जो वनस्पति घी होता है वो संतृप्त होता है, जबकि जो जिसे हम डाल्डा कहते हैं, ठीक, जबकि असंतृप्त वसा जो वनस्पति तेल होते हैं वो क्या होते हैं, असंतृप्त वसा होते हैं। के हाइड्रोजनीकरण से हमें वनस्पति घी डाल्डा बनाया जाता है। यहाँ पर क्या लिखा, वनस्पति तेल है, जैसे कि मूंग का तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पर जब हम हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं या निकल के साथ हम 473 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वनस्पति घी मिलता है, जिसे हम डाल्डा रथ कहते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सीधी सी बात करें, सोयाबीन का तेल या वनस्पति तेल या मूंगफली का तेल है, ये क्या है, असंतृप्त तेल है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस से क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं और निकेल उत्प्रेरक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। कितने ताप पर, 473 केल्विन पर। तो हमें क्या मिलता है, वनस्पति घी मिलता है। वनस्पति घी के रूप में हम किसे जानते हैं, डाल्डा को भी जानते हैं और रथ को जानते हैं। ये क्या है, एक प्रकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं खाने में बड़े ही हानिकारक होते हैं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं खाने में स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हमें खाना चाहिए, ना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है, दिए गए हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C3H6 C2H2 और साथ ही साथ CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया हुई है। दिए गए हाइड्रोकार्बन में C3H6 C2H2 के साथ संकलन या योग अभिक्रिया हुई है, क्योंकि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ संकलन की अभिक्रिया होती है। सीधी सी बात हमें ये ध्यान रखना है, असंतृप्त जो कार्बन यौगिक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ क्या होती है, संकलन या योग की अभिक्रिया होती है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन C3H6 है और C2H6 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनके साथ ये संकलन की अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर और भी देख लेते हैं। मक्खन है, जो मक्खन और खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर को समझाने पर यहाँ पर परीक्षण करना है। मक्खन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्या संतृप्त हाइड्रोकार्बन है मक्खन। खाना बनाने वाले तेल जो होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। खाना बनाने वाले तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो हमें स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जबकि जो मक्खन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक उतना नहीं होता है। ठीक है, वनस्पति तेल की अपेक्षा। यहाँ पर देख लें, ब्रोमीन है, जो परीक्षण भी कर लेते हैं इनका हम। ब्रोमीन की बात करें, ब्रोमीन जल द्वारा दो अलग अलग परखनली लेकर एक में तेल दूसरे में मक्खन लीजिए। दोनों परखनलियों में ब्रोमीन जल की कुछ बूंद डालिए। दोनों परखनलियों को धीरे धीरे गर्म करने पर हम पाते हैं कि तेल वाली जो परखनली में ब्रोमीन जल का रंग क्या हो जाता है, उड़ जाता है। और दूसरा देख लेते हैं हम, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम तेल या जिसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो उसका गुलाबी रंग क्या होता है, उड़ जाता है। क्या हो जाता है, गुलाबी रंग उड़ जाता है, जो गुलाबी रंग होता है तेल में। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें यहाँ देखना है, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले बसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, जिनमें दो भाग होते हैं। एक होता है लंबी हाइड्रोकार्बन वाली पूंछ, एक होता है छोटा आयनिक सिरा। उदाहरण के लिए यहाँ पर लिखा है साबुन की जो नाम है C15H31 COONA और दूसरा है C17H33 COONA। ये साबुन के क्या है, अन्य प्रक्रिया से इनका निर्माण होता है, इसके उदाहरण है। आगे देख लेते हैं, लंबी जो पूंछ है, लंबी हाइड्रोकार्बन वाली पूंछ,
यहाँ पे लिखा है लंबी हाइड्रोकार्बन वाली पूंछ, ये साबुन का निर्माण है। लंबी हाइड्रोकार्बन वाली पूंछ है, ये आयनिक सिरा हो जाएगा सोडियम का, ठीक है, यानी कि साबुन का। ये क्या होता है, ये होता है आपका जल, ये होता है जलविरागी, ये होता है जलरागी, ठीक। जलरागी सिरा, ये सिरा होते ही मुंडी है जो जलरागी है, और जबकि जो यानी कि जलविरागी होता है ये सिरा, ये जलविरागी, और यहाँ पर साबुन का जो अणु होता है, ठीक है, ये सिरा होता है जलरागी, ए वाला सिरा होता है क्या, जलविरागी। हाइड्रोकार्बन के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है जब पानी में साबुन घोला जाता है तब जलविरागी सिरा जलरागी सिरा क्या करता है, जल में घुलनशील होता है, तथा जलविरागी सिरा होता है जल में अघुलनशील होता है, परंतु तेलीय मेल बसा इत्यादि में घुलनशील होता है। जो जल में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता, वो किस में होता है, तेलीय मेल और बसा में क्या होता है, घुलनशील होते हैं। किसी कपड़े या वस्तु पर साबुन के अणु इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं कि इनका आयनिक जो सिरा होता है जल के अंदर, तथा हाइड्रोकार्बन जो सिरा होता है, हाइड्रोकार्बन जो पूंछ होती है जल के बाहर होती है, ऐसा अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जलविरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं। तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित होता है। जो तेलीय मेल होता है, मिसेल है, मिसेल के केंद्र में स्थित होता है। मिसेल की बात करें, मिसेल में विलयन के रूप में जो मिसेल होता है, मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बना रहता है, तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होता। अतः मिसेल में तैरता मेल जो होता है रगड़कर या डंडे से पीटकर आसानी से यहाँ पर हटाया जा सकता है। यहाँ पर हमारा कार्बन यौगिक जो होता है वो चैप्टर होता है अपना समाप्त। इसके एग्जाम्पलर भी हमने कर लिए हैं। इसी के आगे हम अगला चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5, वो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, अर्थ आवर्त सारणी से संबंधित, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर एक क्लास होती है कंप्लीट। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।